बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान। मैं हूं फारूक शाह लंदन तहलका से। आज हमारे साथ हस्ब रिवायत हमारे दोस्त इकबाल साहब फिर हमारे साथ मौजूद हैं आज की ताज़ा अपडेट के साथ। इस वक्त आज का इशू जो है वो कराची के मामलात हैं। कराची के मामलात का जो है अंदिया जो चल रहा था वो गालबन नजर आ रहा है कि बेहतर होने के इम्कानात की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमती पार्टी के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी का मुकम्मल इत्तेफाक। कराची के ताजरों की धमकी पर वजीर आजम का कराची मामला फौरी हल करने का अंदिया के बाद आज एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। तो हमारे तजिया निगार जो है हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल साहब, तो उनसे पूछते हैं कि वो इसको किस नजर से देखते हैं। जी इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, आपको, नाजरीन को। उम्मीद है कि जहां कहीं भी दुनिया में होंगे आप सब अल्लाह ताला की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ उस वक्त जब मेरे इंतहाई काबिल एतमाद राय ने मुझे कंफर्म किया कि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि कराची में जबकि सफाई हुई थी जो कि वफाक ने सीधा अब एक्शन लेते हुए खुद करवाई थी, उसके बाद कराची के बहुत से बिजनेसमैन वजीर आजम इमरान खान से राब्ते में थे और उन बिजनेसमैन का सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो, हमारे शहर में काम नहीं हो रहा, हम इतने टैक्स पे करते हैं, कराची इतनी इनकम जनरेट करता है, तो वजीर आजम साहब खुदारा कुछ करिए। जबकि वजीर आजम ने हुकूमत संभाली थी, आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों को ठीक करने की कोशिश की जा रही थी, मुंतखब नुमाइंदों को पूरा टास्क दिया जा रहा था, उनसे उनको पूरा काम दिया गया, उनकी तरफ से काम करने की कोशिशें भी की गई, मगर एमक्यूएम और सिंध इन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के चंद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो थे वो कई चीजों से नाखुश चले आ रहे थे और पीटीआई की पहली दफा वहां नुमाइंदगी इतनी इतनी तादाद में आई थी, तो काम नहीं हो रहा था। बातचीत होती थी, फिर खत्म हो जाती थी, फिर करप्शन का रोला शुरू हो जाता था, फिर वो पैसों की तकसीम का, बजट की तकसीम का सब कुछ शुरू हो जाता था। 2 सालों में कोई प्रॉपर काम ना हो सका, वजीर आजम को मुसलसल शिकायत मिलती रही और फिर वजीर आजम ने डायरेक्ट ऑर्डर्स देकर वफाक की तरफ से कराची में सफाई करवाई। उसका एक अंदाजा ये हुआ कि अवाम, जो कराची की अवाम थी जो बड़े अरसे से परेशान और बदहाल हो रही थी, उनको सुख का सांस मिला। उन्होंने इस काम की बहुत तारीफ की। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने जब अवाम को देखा कि ये तो बदलते हालात हमें नजर आ रहे हैं, तो उन्होंने महसूस किया, उन्होंने भी अपने आप को महसूस किया कि अब हमें काम करना पड़ेगा। ये तो एक बात थी। दूसरी बात, वजीर आजम इतने शदीद नाराज थे कि उन्होंने अपने पार्टी के चंद बंदों को जो कि कराची में बहुत कलीदी रोल अदा कर रहे थे और इस वक्त भी कर रहे हैं, उनको एतमाद में लेते हुए कहा कि अगर काम ना हुआ तो मैं हो सकता है गवर्नर राज भी लगा दूं। गवर्नर राज की बासगश्त भी एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी तक पहुंची हुई थी। तो ये सारे अवामिल थे। गवर्नर राज की जो है बासगश्त चल रही थी पिछले काफी अर्सा से। मैं इसी दरमियान में अपने सामीन को ये भी कहना चाहूंगा कि लाइन जो है वो खोल दी गई है, आप सवाल और जवाब की तरफ भी आ सकते हैं। अगर हमारे लाइव पूरी दुनिया भर में दोस्त जो हमारे सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, मेरे बहन भाई जितने भी हैं, दोस्त अहबाब, तो वो अपना सवाल जवाब का सेशन हम बीच में रखते हैं, तो सवाल का सेशन खोल दिया गया है। तो आप हमारे किसी किस्म का कोई भी हमसे सवाल करना चाहें तो उसका जवाब आपको दिया जाएगा। जी जनाब, बताएं आप। गवर्नर राज की बातगश्त के बाद पीपल्स पार्टी खासी बैकफुट पे चली गई थी और एमक्यूएम भी सोचने में मजबूर हो गई थी कि अगर इन्होंने एक दफा तो सफाई करवा ली और अवाम इससे बहुत खुश हुई है, अगर गवर्नर राज लगता है तो इससे पीटीआई को बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसी दौरान एमक्यूएम के कुछ अरकान पार्लियामेंट ने और पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट ने आगे पीछे बातें करना शुरू कर दी कि यार हम पीटीआई से सुलह चाहते हैं, कोई मिलजुल के ऐसा काम हो जाए कि जिसमें हमारी नुमाइंदगी भी हो और वजीर आजम इमरान खान की ख्वाहिश के मुताबिक काम भी हो जाए और हमारा नाम भी बीच में टैग हो जाए कि हमारा भी नाम आए कि भाई हम भी इसमें शामिल हैं। इसी दौरान ये सारी सूरत हाल के अंदर बड़े घर से, और ये जो मैं बात ब्रेक करने जा रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल एतमाद और अपने जराओं के ऊपर करने जा रहा हूं कि बड़े घर से
इंतहाई बड़े सीनियर ऑफिसर बीच में शामिल हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी, MQM और PTI के अरकान ने शमूलियत की और इजलास आज हुआ। इस इजलास में PTI के असद उमर और अली जैदी शामिल थे। MQM से मेयर वसीम अख्तर ने शिरकत की। इसमें मुराद अली शाह साहब, सईद गनी, नासिर शाह भी शामिल हुए। इसमें जो बात तय हुई वो बात अब ये तय हुई है कि कराची में काम किया जाएगा। इन तीनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी, काम की क्वालिटी का ख्याल रखा जाएगा और जो क्रेडिट है कि ये काम किसने करवाया ये तीनों बराबर क्लेम करेंगे। ठीक है। ताकि जो इशू चल रहा था, जो कंसर्न MQM और पीपल्स पार्टी फील कर रही थी कि कहीं हम लेफ्ट ओवर ना हो जाए, हमारी साख और ना गिर जाए और ये काम सारा क्रेडिट PTI ले जाए। PTI ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया और इस सारी चीज को सुपरवाइज वजीर आजम हाउस से हो रही थी कि वजीर आजम ने भी बड़ा दिल का मुजाहरा करते हुए सोचा कि कोई बात नहीं, इसमें कोई ना का मसला नहीं, कराची की आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और बिजनेसमैनों को खुशी मिलनी चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन टैक्स देते हैं और कराची की आवाम का हक बनता है। तो कराची खासे अरसे से निगलेक्टेड है कि कभी MQM, कभी पीपल्स पार्टी और काम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो बहुत बड़ी ब्रेकिंग थ्रू है, इसके जो मैं आपको दे रहा हूं, इसके बाद इंशाल्लाह आप मीडिया पे और टीवी पे भी आप इसकी तस्दीक देखेंगे कि अब ये होने जा रहा है। इकबाल साहब, कोई आसिफ अली जरदारी के बारे में कुछ अपडेट करें कि उन्होंने जो है चुप का रोजा रखा हुआ है, वो उनके ना तो कोई स्टेटमेंट आ रही है ना उनका बयान आ रहा है। पार्टी के अलग-अलग जो उनके मेंबरान हैं उनकी तो खैर बातें चलती रहती हैं, उनके बयान आते रहते हैं। इस्लामाबाद में बड़ी बातें ज़ेर गर्दिश हैं, कुछ अपडेट करें आसिफ अली जरदारी के बारे में। जी शाह साहब, बहुत अच्छा सवाल। मैं माजरत के साथ आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले एक और बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाना चाह रहा हूं, जो मुझे अभी मोबाइल आपका मैं प्रोग्राम जो हो रहा है इसी दौरान मुझे मेरे मोबाइल पे वसूल हुई है, और वो ये है कि साबिक वजीर आला लियाकत अली जतोई साहब को सिंध में बहुत अहम ओहदा देने जा रही है PTI की हुकूमत। और ये कुछ अरसे से PTI से थोड़े से नाराज थे, मगर अब इनको एतमाद में लिया गया है। वजीर आजम जनाब इमरान खान का खसूसी पैगाम हमारे एक रुकन लेके गए हैं, उन्होंने भी खुशी का इजहार किया है और वजीर आजम को खुशखबरी सुना दी गई है। जिस तरह वो चाहते थे अब ये उसी तरह काम करेंगे और इनको ये ओहदा दिया जाएगा, और ये भी बहुत जल्द। अल्हम्दुलिल्लाह लंदन तहलका को फिर एक दफा फिर ये एजाज हासिल होगा कि हम सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं। उनको किस किस्म की जिम्मेदारी दी जा रही है, सिंध में या विफाक में? सर जी, इनको सिंध में, मेरी इतलात के मुताबिक इनको सिंध में बहुत बड़ा ओहदा दिया जा रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी, गुड बात। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त आपके पास मरियम नवाज के बारे में क्या अपडेट है, क्योंकि मरियम नवाज के और शहबाज शरीफ के तल्लुकात जो है वो नाजुक मोड़ पर दिखाई दे रहे हैं। शुनीद थी कि 2-3 दिन पहले मरियम नवाज के बारे में शहबाज शरीफ ने यहाँ लंदन में कॉल करके मियाँ साहब को कहा कि उनको रोका जाए, उनकी सियासत जो है वो इंतशार की कैफियत पैदा हो रही है और पार्टी तकसीम भी हो सकती है। कुछ जो है पार्टी मेंबरान वो भी साथ छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी पॉलिसी थी खामोश पॉलिसी, जिसके मुफाहमत की पॉलिसी, जिसके तहत चला जाए। और हमारे ऊपर कुछ मुकदमात भी नैब ने किए हुए हैं और कुछ मामला ऐसे हैं जिसकी वजह से हमें मोहतात अंदाजे के मुताबिक हमें कदम उठाना चाहिए। लेकिन इन्होंने नैब पे ये जो हमला हुआ और फिर वो पत्थर दिखाए गए, मीडिया में भी बात आई गई कि एक बाकायदा पूरे मंसूबे के साथ हमला आवर हुई और अपने केस की तवज्जो हटाने के लिए उन्होंने ये हमला किया, तो वो बहुत मामला जो है उछला गया। तो मरियम नवाज को चुप का रोजा रखवाया जाएगा? सर बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। हुआ क्या है कि पिछले 24 घंटों 24 से 72 घंटों के अंदर लंदन में बड़े घर में जो इतलात मिली वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए कोई खुशाइन बात नहीं थी उसके अंदर। और मरियम ने, जैसा हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि भाई उन्होंने अपने पांवों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। इस वक्त शहबाज शरीफ और उनका बेटा हमजा बहुत मोहतात और बहुत मंजे हुए सियासतदान की तरह
अपने पत्ते बहुत केयरफुल तरीके से खेल रहे हैं। आपने ये देखा होगा कि उनकी तरफ से कोई ओपन बयान नहीं आया, ना नैब के ऊपर, ना ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से सारी कार्रवाई के ऊपर, ना ही मरियम के हक में। उन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की हुई है, मगर इंतहाई सख्त और मौतबाना मैसेजेस मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पहुंचाए गए हैं शहबाज शरीफ की जानिब से कि खुदारा ये इंतहा पसंद वाली जो सियासत है, एग्रेसिवनेस की जो सियासत है, प्लीज मरियम को रोकें, इससे पार्टी को बहुत जबरदस्त नुकसान हो रहा है। और इसमें अब नवाज शरीफ थोड़े से बेबस होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है और वो चाहते यही है कि उनकी बेटी मरियम को ही वो मुस्लिम लीग नून की क्यादत दें। मगर इस हालिया वाक़े के बाद अब मरियम के अपने वालिद मोहतरम के साथ इख्तिलाफात खुल के सामने आ जाएंगे, क्योंकि उनके बेटों ने जो उनके साथ लंदन में है वो मुकम्मल मरियम के खिलाफ है। उनका कहना यह है कि जब भी मरियम अग्रेसिव खेलती हैं, अग्रेसिव सियासत करती हैं, उसका नुकसान डायरेक्ट हमारे बाप को होता है। और उसकी वजह से नुकसान ये होता है कि उनकी वजह से उनके उनके बेटे भी लपेट में आते हैं, और कई चीजें जो उनके हक में थोड़ा सा जाना शुरू होती हैं वो दोबारा उनके लिए खराब होना शुरू हो जाती हैं। मैं एक बात काटूंगा यहाँ आपकी, क्योंकि तोशा खाना केस जो है वो भी खुला है, उसमें भी मियां नवाज शरीफ को जो है वो तलब किया गया है। वो मोड़ जो है वो कहां तक पहुंचने का इम्कान है? सर देखिए, मसला ये है कि जो केस भी खुलता है, क्योंकि इतना लंबा दौरे हुकूमत है और इसमें इतने हर जगह जगह जोन सी भी फाइल खुलती है, हर दूसरी फाइल में माजरत के साथ और इंतहाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि करप्शन की नजर आती है। अभी मैं आज ही की मिसाल दूं, पिछले एक हफ्ते के अंदर हालिया इस्लामाबाद में कुछ बारिशें हुई, नया एयरपोर्ट जो इस्लामाबाद में बना उसकी सारी मंजूरी, उसकी सारे ठेके, उसके ऊपर सारा काम, उसकी लोकेशन सारी मुस्लिम लीग नून ने दी थी। इस बारिश के अंदर उसकी छत लीक होनी शुरू हो गई, टाइलें गिरी और बहुत सा नुकसान हुआ। के पेज पे वो पूरी लगी हुई है, तो वो सैकड़ों क्या बल्कि हजारों की तादाद में जो है वो वायरल हो गई है वो जो उसकी वीडियो। जी हाँ, जी वो जी फुटेज वहां बनाई थी किसी बर्मिंघम के हमारे जानने वाले दोस्त हैं, तो उन्होंने हमें जी जी दिखाई जी थी, तो हमने उसको आज ब्रेक किया है, उसको वायरल किया है। तो वो निशानदेही कर रही है कि ये नाकस मटेरियल जो है वहां इस्तेमाल हुआ है, तो उसकी शाह तरफ जो साहब, है बिल्कुल की जरूरत है। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद ये एजाज एक दफा फिर लंदन तहलका कोई जाता है, मगर हुआ क्या है कि वजीर आजम हाउस तक इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है इस वक्त। और इसके ऊपर बहुत से मेंबरान जो पीटीआई के हैं उन्होंने वजीर आजम को कहा कि इसके ऊपर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि आज अभी बने में इसको बहुत थोड़ा टाइम हुआ था, और अगर ये चीजें इस तरह होना शुरू हो गई हैं तो फिर इसकी कॉस्ट और इसके मटेरियल के ऊपर चेक करना बहुत जरूरी है। मगर खैर हम आगे बढ़ते हैं कि मिसाल देने का मकसद ये था कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ अपने दौर में जो भी उनके काम हुए, हर दूसरी फाइल के अंदर आपको करप्शन नजर आएगी। अभी जो हालिया केस खुला है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको दिया था कि अब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अब सियासत से परे हटना शुरू हो गए हैं। अब वो सियासी बयान नहीं देंगे, वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, उनकी जगह मरियम ही करेगी, और मरियम अपने स्टाइल में करेगी, और शहबाज शरीफ का अपना स्टाइल है मुफाहमत का। तो ये बहुत बड़ा इख्तिलाफात है। और आज कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने नून लीग की डायरेक्ट नवाज शरीफ से भी रब्ता करने की कोशिश की, जिसमें मेरे जराये के मुताबिक कोई 100% उनको कामयाबी नहीं हो सकी, क्योंकि उनका उनका कहना यही था कि उनका मैसेज यही था कि आप मरियम साहिबा से रब्ता करें। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थोड़े से कंफ्यूज हैं कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ साहब को नुमाइंदगी दी गई है मुस्लिम लीग नून की, और दूसरी तरफ हमें कहा जाता है कि आप मरियम से रब्ता करें, और मरियम साहिबा खुद सारे एमपी को फोन करके अपनी तरफ बुलाती हैं, मीटिंग के लिए बुलाती हैं। तो ये सारा कुछ उनकी पार्टी के अंदर चल रहा है, जिसका नतीजा ये होगा कि इस महीने के आखिर में या सितंबर के मिडल में अब इनकी पार्टी के बहुत से मेंबरान जो हैं उन्होंने अपनी ग्रुप बंदी और या अपनी नई सब बंदियां शुरू कर दी हैं, और इसमें कुछ किरदार जो है वो हमारे जो एक्स वजीर दाखिला थे उनका भी है। जी जी।
तो ये चीज मरियम के लिए अच्छी साबित नहीं होगी। हाँ, अब जो पहला सवाल था आपका पीपल्स पार्टी के बानी जो रहनुमा है और साबिक सदर आसफ अली जरदारी के बारे में कि वो आजकल खामोश क्यों है या उनका चुप का रोजा कब टूटेगा, असल में वो क्या देख रहे हैं। एक बात मैं फिर कहूंगा कि जो आसफ अली जरदारी हैं वो बहुत धीमी, सोची समझी और रिलैक्स होकर सियासत करते हैं, वो अग्रेसिव सियासत नहीं करते। वो सारी सूरत हाल को लम्हा बलम्हा ऑब्जर्व कर रहे हैं और वो ये देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपनी बेवकूफियों की वजह से किस तरह अपना मुकाम एक तो अवाम में खोती जा रही है, दूसरा पार्टी इंतशार का शिकार होती जा रही है, और तीसरा दो बड़ों की आपस की लड़ाई से किसी को फायदा होने वाला नहीं है जी। और इस वजह से आसफ अली जरदारी ने फैसला किया है जो उनके करीबी तरीन जराओं के मुताबिक कि वो आइंदा सितंबर तक किसी किस्म के बयानात में शामिल होने को तैयार नहीं, और वो हल्का फुल्का अपनी मौसीकी जरूर देंगे ताकि वो इन रहे सियासत के अंदर। और यह बिलावल की तरफ से थोड़ा सा अग्रेसिव बयान आ जाएगा, मगर आपको पता है कि बिलावल के बयान को कोई भी पार्टी के अंदर पार्टी के बाहर इतना संजीदगी से नहीं लिया जाता, क्योंकि वो जानते हैं कि असल बात तो आसफ अली जरदारी साहब की है। तो आसफ अली जरदारी इस वक्त मुकम्मल मुफाहमत और एक अच्छा बच्चा बनकर, मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी बनकर पेश होना जा रहे हैं, अपने आप को पेश कर रहे हैं। बहुत सारे वाकयात अभी हालिया हुए हैं, मगर आपने पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं देखा। जैसे कि अभी यानी जो है यूएई का इसराइल को मानना या बहुत सी अरब रियासतों का इसराइल को मानना, IMF की पाकिस्तान को तारीफ करना या इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान को इज्जत मिलना, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर आसफ अली जरदारी बिल्कुल खामोश है, और वो हमेशा खामोश मैसेज भेजते हैं वजीर आज़म इमरान खान को कि यार मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तुम ही मेरे साथ हाथ नहीं मिलाते। यानी कि वो अपनी डिप्लोमेसी जो है उसके तहत चल रहे हैं। बिल्कुल, वो अपनी डिप्लोमेसी के तहत चल रहे हैं। और इसके अंदर देखें कि कायम अली शाह का आज ये जो खुफिया जो ये मीटिंग थी उसके अंदर शामिल होना इस बात का एक और सबूत है कि भाई आसफ अली जरदारी चाहते हैं कि मिलजुल के काम हो। वो ये चाहते हैं कि भाई इंतशार की सियासत ना हो, क्योंकि माजी में पीपल्स पार्टी और बेनजीर और जब ये नवाज शरीफ साहब का मिसाके जमहूरियत भी हुआ था तो वो बहुत ज्यादा डर्टी सियासत के इंतहा के बाद हुआ था। तो आसफ अली जरदारी ने ये सबक सीखा है, इसलिए वो लो प्रोफाइल में रह के चलते हैं और साथ वो अपनी बीमारी का हमेशा बताते हैं कि यार मैं तो बीमार आदमी हूँ, मुझे बाहर जाने दो, क्योंकि उनकी बहन और आसफ अली जरदारी दोनों इसी मुहिम पे काम कर रहे हैं कि भाई हम लो प्रोफाइल अपने आप को रखें, इज्जतदार तरीके से पार्टी को चलाएं, पार्टी में ज्यादा दबाव ना आने दें, पार्टी को तकसीम ना होने दें और इलाज के लिए वो मुल्क से बाहर चले जाए। तो इसलिए वो इंतहाई के नक्शे कदम पर चलना चाह रहे हैं, मियां साहब के नक्शे कदम पे, कि अगर उन्होंने जाकर लंदन में अपने इलाज के लिए ज्यादा इलाज को तरजीह दी और वो खामोश मुफाहमत करके खामोश मुआहदे के तहत आराम से बैठे हैं, कोई उनके सियासी पॉलिटिशियन जो है वो मीडिया में या पब्लिक में या कहीं कहीं जगह नजर नहीं आ रही, तो इसी तरह से वली जरदारी भी चाहते हैं क्योंकि उनकी भी स्टेट जो है वो लंदन में ही है, तो वो लंदन में रहना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इलाज के बहाने मैं और दोनों बहन भाई यानी कि वो भी लंदन आराम से बैठ जाएं जिस तरह। तो क्या क्या ख्याल है कि अगर वो लंदन आ जाते हैं तो फिर लंदन एक खामोश जो है दोनों का किरदार होगा, दोनों फिर से यहाँ उभरेंगे और फिर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के लिए कोई गठजोड़ करेंगे, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ और बेनजीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जो है उन दोनों ने यहाँ से अपनी खामोश सियासत का आगाज किया था और फिर पाकिस्तान वापसी को तरजीह दी, वापसी चले गए। तो क्या ख्याल है आपको अगला मंजरनामा ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आसिफ अली जरदारी लंदन में आते हैं, मियां नवाज शरीफ दोनों मिलके फिर हुकूमत के खिलाफ या फिर एक तहरीक की सूरत में दोबारा इन होंगे, इसके बारे में कुछ बताएं। मेरी इतलात के मुताबिक वजीर आजम हाउस के अंदर जो वजीर आजम के इंतहाई करीबी साथी हैं, पहली बात तो यह है कि आसफ अली जरदारी को अभी फौरी तौर पर कोई ब्रेक थ्रू मिलने वाला नहीं है। दूसरी, मेरी नजर में और मेरे जो जराए हैं उनके मुताबिक अगर कोई, क्योंकि सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती, बहुत जल्दी सियासी सूरत हाल चेंज हो जाती है,
एक मिनट के लिए हम इसी तरह मान लें कि भाई आसिफ अली जरदारी को इलाज के ऊपर मुल्क छोड़ने की इजाजत दी जाती है, तो मेरा जाती ख्याल है कि वो लंदन नहीं आएंगे, वो मिडल ईस्ट में ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि मैं आते साथ ही अगर लंदन में आता हूँ और आते साथ ही कोई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मेरी मुलाकात या इस किस्म की खुफिया बातें, क्योंकि डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले तो हुकूमत के अंदर भी है और हुकूमत से बाहर भी है, तो वो क्योंकि आसिफ अली जरदारी इस किस्म की सियासत, लेग पुलिंग की सियासत को पसंद नहीं करते, क्योंकि नवाज शरीफ या इनके जो रुफका है, इनका लेग पुलिंग में और डर्टी सियासत में खासा रोल रहा है। माजी में भी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के ऊपर जितनी गंदी सियासत, तस्वीरों से लेके और वो सब, ये सब नून लीग करती थी। तो आसिफ अली जरदारी जब आए तो मिसाके जमहूरियत या पैगाम, प्यार का पैगाम सबसे पहले इन्होंने ही दिया था कि छोड़ो यार ये क्या कर रहे हो। फिर नवाज शरीफ साहब को बैठा के समझाया गया, उनको कुछ उनकी बात अकल उनकी आई उनकी अकल में, तो फिर वो मिसाके जमहूरियत हुआ। बिहाइंड द सीन आसिफ जरदारी का बहुत रोल था, और इसके ऊपर उन्होंने मोहतरमा को भी कन्विंस किया था, जिसकी वजह से मोहतरमा इनके पास साइन करने चली गई थी कि यार एक औरत की कम से कम इज्जत कर लो। मगर क्योंकि नून लीग का एक असूल है कि जब अपनी बारी होती है तो हर चीज जायज, जैसे इनकी बारी खत्म होती है तो हर चीज नाजायज। तो ये वो सारी चीजें हैं जो नून लीग को अब कंसिडर करनी है कि वक्त के साथ साथ वक्त भी चेंज हो रहा है और हालात भी चेंज हो रहे हैं, और अवाम भी बहुत समझदार हो गई। यहाँ लंदन में एपीसी होती रही, मैं उसका यानी शाहिद हूँ, और उसके अलावा ये जो मुआहदा हुआ था मिसाक जमहूरियत का, मैं भी उसका शाहिद हूँ, मेरे पास उसके दस्तावेजात मौजूद हैं, मैं आपको कभी किसी प्रोग्राम में दिखाऊंगा। क्योंकि जब ये मुआहदा साइन हुआ था तो उस वक्त मैं मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ था, और एक नशिस्त जो है मियां साहब के साथ भी हुई थी, तो मियां साहब के साथ भी मैं मौजूद था। तो जब इन्होंने मुआहदा तय किया था ना पहली कॉपी पे, तो जो दूसरी कॉपी इन्होंने साइन की थी वो मेरे हवाले की, जो मेरे पास मौजूद है, वो एक तारीखी दस्तावेज है जो इन दोनों के साइन है। इन दोनों के साइन एक इनके पास मौजूद है, और दूसरी इनकी साइन वाली कॉपी जो है वो मेरे पास पाकिस्तान में यहाँ लंदन में मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह कभी अपने सामीन को आइंदा दिखाएंगे। तो इन दोनों की तारीखी दस्तावेजात की कॉपी, जिसमें इन दोनों के मोहतरम बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के साइन थे, इन्होंने मेरे हवाले की थी और कहा था कि शाह साहब आपका भी कुछ किरदार है। तो चलते हैं हम प्रोग्राम के अगले हिस्से पे। आपको क्या नजर आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो नैब जो है वो टार्जन बना हुआ था, बड़ी गिरफ्तारियां, बड़ी धमाकाखेज बातें, और बड़ा ये चल रहा था सिस्टम, तो अब आप क्या देखते हैं कि क्या अब कौन सा कदम उठाने वाला है नैब? ये जो सर नैब की सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि वो ऐसी जगह पे आके खड़े हो गए हैं, उनके चेयरमैन साहब अपनी चेयरमैनशिप बचाने के लिए, अपने मुद्दे को बचाने के लिए अब उनको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े केसेस सारे उन्होंने खोल लिए हैं। बहुत सारे बहुत बड़े नामों को ईसीएल में डालने की सिफारिश वजीर आजम हाउस को की गई है, और अब नैब के ऊपर ये दिन हर गुजरते दिन के साथ एक प्रेशर डेवलप हो रहा है कि भाई इल्जाम तो आप बड़ी आसानी से लगा देते हैं, सबूत भी आपके पास होते हैं, तो ये आखिर कोर्ट्स में जाके क्या प्रॉब्लम हो जाती है। और अभी तक नैब ने प्रोसिक्यूशन, पाकिस्तान का सिस्टम जो है नैब का, वो खासा कमजोर है, जिसकी वजह से वो अपनी जबान से करा के बाहर निकल आते हैं, केस चलते रहते हैं कई सालों। जैसे ये इनका आसिफ अली जरदारी का था, 3 साल केस चला, और उसके बाद पता चला कि ये तो केस बनता ही नहीं है बैंकिंग कोड वाला। तो वो इसी तरह कल को जो है लगता है कि आपको कि ये केस जो है नून लीग के ऊपर जो मौजूद है वो भी ऐसे ही साबित हो। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बदकिस्मती देखिए, ये जो मौजूदा नैब है ये पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टनरशिप में डिजाइन हुई है, कवानीन भी पुराने हैं, और इन कवानीन को इन्होंने अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ कर कवानीन बनाए हुए हैं, जिनमें कई कवानीन की बिल्कुल सेंस नहीं बनती। और उसके दौरान आज पकड़े जाने के खौफ से इन दोनों को ये दोनों कवानीन मंजूर नहीं है। जी 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 सर, इशू क्या है? एक कवानीन कमजोर है, एक टीम कमजोर है, और टीम के अंदर कुछ प्लेयर डे वन से पीटीआई वजीर आजम इमरान खान को कहती चली आ रही है कि आप नैब के कुछ बंदों को चेंज करें, क्योंकि इसमें कुछ काले कौवों की शिकायत मिलती हैं। याद रहे कि आप लंदन तहलका ने काले कौवों के ऊपर भी एक भरपूर प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। आप नैब के अंदर काले कौवे हो जाने की वजह से
खासी प्रॉब्लम्स का सामना है। और याद रहे कि ये वही काले कौवे हैं जिनमें कोई एक आध पकड़ा भी गया था और वो सारी बात वीडियो और टीवी चैनल्स पे चली। ये और इसमें वो हम लंदन तहलका ने जब खबर अपने ब्रेक एक की थी। प्रोग्राम में कि वो अंदर से फाइलें उठा के तो वो जी खुफिया जी जी। तो सर ये वो सारी बातें हैं। देखें कि उसमें बहुत सारे शवाहिद को आग लगाई गई। माजी में आपने बहुत सारी जगहों के ऊपर आग लगने के वाकयात भी सुने। तो ये माफिया जो है वो हर जगह मौजूद है और हर जगह सरगर्म है। वजीर आजम इमरान खान की एक पॉलिसी है कि वो जब जब से आए हैं वो हर अदारे में हर बंदे को एक एक चांस जरूर दे रहे हैं। उस एक चांस देने की ख्वाहिश जो उनके दिल में है, उससे नुकसान क्या होता है कि पीटीआई को खासा क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ता है। कई मौके पे इनको टीवी चैनल पे सुनना पड़ता है कि सर 2 साल हो गए अभी तक ये काम क्यों नहीं हुआ। फिर जब उसकी रीजन देनी शुरू करते हैं कि जी माजी में ये हुआ, माजी में ये हुआ, मगर अब हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई के ऊपर भी प्रेशर आएगा, वज़ीर आज़म इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि डिलीवरी, अवाम डिलीवरी चाहती है, हम ये सुनना नहीं चाहते। अब ये जैसे कराची के ऊपर जो कुछ हुआ, अवाम तो आज जिंदा अवाम जिंदा मिसाल है कि नेटवर्क, ये जो सोशल नेटवर्क है उस पे आके लोग पुरानी किस्त निकाल के दे रहे हैं कि खान साहब आपने कहा था मेरे पाकिस्तानियों मैं आपको इंसाफ दूंगा, आपकी दहलीज पे इंसाफ होगा, आपको नैब के जरिए देखेंगे जितने चोर हैं मैं इनके गले में फंदे डालूंगा। फंदे तो क्या, उनके लिए तो दरवाजे खुले हैं, वो तो बैरून मुल्क भी भाग रहे हैं और अपने मुल्कों में भी ऐसे फिर रहे हैं। उनके साथ बारगेनिंग भी, पूरी बारगेनिंग जो है वो भी चल रही है। ये नैब नहीं, ये कहां से सीखा कि एक तरफ उनको पकड़ा जाता है, उनकी तरफ उनको प्रचार किया जाता है, बदनाम किया जाता है, उनका मीडिया ट्रायल किया जाता है, दूसरी तरफ पूरी बारगेनिंग के जरिए पैसे लेके उनको अंदर कर दिया। क्या वो जितने उनसे पैसे लिए जाते हैं क्या वो खजाने में जाते हैं या इनकी जेबों में भी जा रहे हैं? नहीं, इस वक्त जितनी भी बार्गेन हुई है या तो नैब को पैसे मिले हैं या स्टेट बैंक को पैसे मिले हैं। एक बात तो ये देने वालों को भी कंफर्म है कि भाई ये पैसे कहीं आगे पीछे नहीं जा रहे। दूसरी बात इसमें ये है कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, अब जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वजीर आजम इमरान खान के ऊपर, उसकी एक जिंदा मिसाल आज कराची की मीटिंग है कि जब वजीर आजम ने देखा कि 2 साल से मैं कराची में कुछ नहीं कर पा रहा, तो फिर उन्होंने फ्रंट फुट पे आए, पहले उसकी सफाई करवाई। अब जब एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि वफाक ये भी कर सकता है, तो फिर उन्होंने इस मीटिंग में वो खुशी से नहीं आए। इस जो मीटिंग थी उनको अपनी साख बचानी थी, अवाम की पल्स के ऊपर हाथ रखना था, अवाम के एटीट्यूड को देखना था, कराची के बिजनेसमैनों की आवाज सुननी थी। उनको ये अंदाजा हो गया कि अगर पीटीआई इसी तरह काम करती रही, अगर इलेक्शन इस साल के आखिर में हो जाते हैं या जब कभी भी होते हैं, अगर कराची में इस तरह काम हुआ तो हमारी सीटें और चली जाएंगी। आगे पीपल्स पार्टी जो मुल्क की सबसे बड़ी एक वक्त में जमात होती थी, सुकड़ते सुकड़ते अब सिर्फ लाटकाना तक रह गई है, और लाटकाना बचाना भी मुश्किल है। एमक्यूएम के हाथों से सीटें चली गई, एमक्यूएम भी तकसीम हो चुकी है ग्रुप्स के अंदर, और जब काम करने की बारी आती थी तो ये सारा ब्लेम गेम खेला जाता था। 2 सालों के अंदर वजीर आजम ने पूरी कोशिश की कि ये काम इस तरह ना हो सके, मगर क्योंकि ये मंजे हुए सारे सियासतदान हैं, इनको पता है ब्लेम गेम कैसे करते हैं। आखिरकार वफाक से ऑर्डर गए, कराची में सफाई हुई। जब अवाम को नजर आई, बिजनेसमैन खुश हुआ। जब बिजनेसमैन खुश हुआ तब इन दोनों पार्टियों का एहसास हुआ कि अवाम हमारे खिलाफ होती जा रही है। जी ठीक है, थैंक यू सर आपका आज के प्रोग्राम का। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली ब्रेक तक। कल इंशाल्लाह एक नई अपडेट के साथ दोबारा फिर आपसे हाजिर होंगे। और अगर तमाम पूरी दुनिया में दोस्त बहन भाई जितने हैं हमें याद रखते हैं, तो हम उनसे एक दफा फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा पेज जो है वो लाइक करें, हमारा फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जो है उसको भी ये वॉच किया करें। जी आप कुछ कहने वाले थे लास्ट? बिल्कुल, मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज देना चाह रहा था, मैंने कहा दे ही दूं, उनको मुझसे सब्र नहीं हो रहा। वजीर आजम हाउस से मुझे एक इत्तला आ रही है कि डिजिटल बैंकिंग पाकिस्तान में अब स्टार्ट की जा रही है, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि बड़े अरसे से बिजनेसमैन जो थे या हमारी बैंकिंग सिस्टम के अंदर उसको डिजिटाइल करने की अशद जरूरत थी, और ये बहुत ही अहम फैसला कर लिया गया है जिसका बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। थैंक यू सर। इकबाल साहब आपके साथ मिलेंगे इंशाल्लाह अगली नई मुलाकात में। उस वक्त तक चलते हैं, अपने दोस्तों बहन भाइयों अपने सब इर्द गिर्द रहने वालों को हम यही कहेंगे कि आपका और हमारा अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली मुलाकात तक हमें इजाजत दीजिए।
आपके साथ नई नशिस्त तक जो है आपसे इजाजत चाहेंगे। तो अगली मुलाकात तक के लिए अल्लाह हाफिज।